देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप इसको सुन लें कि क्या म्यूचुअल फंड में स्कैम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस, अगर अगला स्कैम निकलेगा तो सबसे बड़ा स्कैम किस में निकलेगा? म्यूचुअल फंड में निकलेगा। ये आप मेरी बात आज नोट कर लीजिएगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अभी रिसेंटली जो है 47 लाख करोड़ का एयूएम आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस का हो गया कंप्लीट का। तो कहाँ 2002 में 1 लाख करोड़ था, कहाँ 47 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम रकम लगी हुई है, जिसमें कि मैक्सिमम पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल लाजमी है। अब मैं सबसे पहले इसको 3 भागों में कवर करूंगा। सबसे पहला भाग करूंगा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। दूसरा भाग कवर करूंगा कि म्यूचुअल फंड के चांसेस उसमें स्कैम के कितने हैं। और तीसरे पर आपको बताऊंगा जो कि सॉल्यूशन है। आखिर में हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी को क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि आम इन्वेस्टर्स सेफ हो सकें। आप देखते हैं कि मैं टाइम टू टाइम आम इन्वेस्टर्स के बारे में चिंता करता रहता हूं। और अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सबसे पहले हम उसमें अर्न करना चाहते हैं, वो अर्निंग चाहते हैं जो कि हमें बैंक की एफडी से ज़्यादा मिल सके और हम महंगाई को बीट कर सकें। ऐसा आप लोग भी सोचते होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी वजह से हम म्यूचुअल फंड में आते हैं और एक जोखिम लेते हैं और हमें भरोसा है देश के उद्यमियों पर, अपनी सरकार पर, अपने देश के ग्रोथ पर। दूसरा, कभी भी आप देखना कि जब भी अगर मान लिया साहूकारों से लोग पैसा लेते थे, उससे लेते थे, तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। आज हमने अपना पैसा दे दिया है कि लो भैया तुम लगाओ, तुम अपना स्ट्रक्चर डेवलप करो, तुम रोजगार डेवलप करो और उसके बाद में उससे जो अर्निंग होती है आप भी कमाओ, हमें भी कमा करके दो। तो बड़ी ही फेयर नीति के साथ आदमी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के हाथ में अपना पैसा देता है। मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो टॉप के जो है इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके मैनेजर्स हैं ना, इन्वेस्टर्स ने जो मैनेजर्स हैं वो 47-48 ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी उसके नीचे सब काम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब आते हैं कि इसके चांसेस कहाँ कहाँ से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक्सिस में जो अभी फ्रंट रनिंग का केस आया था, जिसकी वजह से एक्सिस के सारे फंड डाउन हुए थे और उन 2 फंड मैनेजरों को पनिश्ड भी किया गया है सेबी के द्वारा। तो वो जरूर निकल करके आया है। दूसरा, आप मुझे एक बात बता दें कि एनएबी हमें पकड़ा दी जाती है। एनएबी हमें पकड़ा दी जाती है, ये आपकी नेट एसेट वैल्यू है। सारे उसका मिक्सचर बना करके और उसको कैलकुलेट करके उसकी एक प्रक्रिया है। किसी दिन एनएबी पर वीडियो बनाऊंगा। उस एनएबी को हम अप डाउन देखते रहते हैं कि इतना उसका पैसा अप हुआ, इतना उसका डाउन हुआ। तीसरा, बाई एंड सेल की डिटेल्स ऑफ स्टॉक की कहां पर है। जो भी फंड मैनेजर उसका बाई एंड सेल करता है उसका कहां पर है, वो डिटेल्स हमारे पास नहीं होती है। ऑडिट रिपोर्ट जो उसकी ऑडिट होती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, वो क्या हमारे पास आती है? कभी नहीं आती है। उसके बाद में केवल और केवल एक हमारे पास कैम्स की रिपोर्ट आती है, जो कि जितने हमारे म्यूचुअल फंड हैं उसको कंसोलिडेट करके वो हमें सौंप दी जाती है। तो ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दिमाग में हिट कर रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या और जो वीडियोज बना करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस पर जरूर आवाज उठाएं कि आखिर में एक इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या गवर्निंग बॉडी है, क्या रेगुलेटरी बॉडी है, ये जरूर हमें बताया जाए। और हर रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आजकल ऑफलाइन का जमाना नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन का जमाना है। कोई भी चेक काट करके मेरे ख्याल से रेयरली देता होगा कि जो कि ऑफलाइन में पे करता हो। सारे ऑनलाइन में पे करते हैं। अगर एक क्लिक पर हर चीज अवेलेबल है तो ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि इस फंड मैनेजर ने ये स्टेप लिया है और ये हमने लिया, ये हमने रिडीम किया है, ये हमने प्रॉफिट किया, ये हमने परचेज किया है, उसकी डिटेल पक्का आनी चाहिए ब्यौरे के साथ। एनएबी तो उसकी कंसोलिडेशन जो रिपोर्ट है उसका डिटेल्स जो है रिव्यू हर बंदे को मिलना चाहिए। हाँ, उसके पीछे कुछ एक अमाउंट कर दिया जाए। जब आपने हमें 1 साल के लिए फिक्स कर दिया है कि इसके ऊपर आपको एग्जिट लोड लगा देंगे, किया है कि नहीं किया है, तो ये डिटेल देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि बंदा, हाँ मेरे इतने स्टॉक्स हैं, मेरे इसमें पर्टिकुलर फंड में इतना फंड मैनेजर ने इसको सेल किया, इतना है किया, बस उसकी खाली एक छोटी सी ग्लैंस दे देते हैं, ये आपका अप हुआ है, ये आपका डाउन हुआ है, इतना मतलब उसका
परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इतना बढ़ा है, इतना घटाया गया है। नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला है। एक तो ये सारे मिलकर के इसकी अपील करनी है, नंबर 1। दूसरा हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे हिसाब से द बेस्ट जो सॉल्यूशन है, एक बार ये चीज उठी थी, जो पिछले सेबी के चीफ थे उन्होंने ये चीज सॉल्यूशन सजेशन दिया था कि अभी हम एक काम करेंगे कि जो भी फंड मैनेजर से लेकर के और उसके लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, उनकी जो तनख्वाह मिलती है वो किससे मिलती है? जो हमारा एक्सपेंस रेशियो कटता है, जो हम फीस भरते हैं, आपको मैनेज करके देते हैं, उसी से आप अपनी तनख्वाह लेते हैं। तो आप बाई करें स्टॉक्स में, आप बाई करें उसमें, आप दूसरी जगह पर जा करके करें, तो भैया हो कम से कम आपका भी तो कुछ पैसा इसमें लगना चाहिए, ताकि हमारा भी ट्रस्ट डेवलप हो। ये मेरी अपील है सेबी से। अगर आप लोगों को ये अपील अच्छी लगती, क्योंकि जब उनका पैसा, खुद का पैसा लगेगा तो उसके लिए वो केयरफुल रहेंगे। टॉप के मैनेजर से लेकर के और एक प्यून तक सबका पैसा परसेंटेज वाइज उसमें एलोकेट होना चाहिए कि इतना परसेंट पैसा आपकी तनख्वाह का फलाने फंड में, क्योंकि उनका भी परिवार उसी से चल रहा है। हम तो अपने खून पसीने की कमाई आपको एक विश्वास करके आपके हाथ में दे रहे हैं, तो अगर आपका पैसा लगा रहेगा तो आप उतना जोखिम अच्छी तरीके से लेंगे, मेहनत आप अच्छी तरीके से करेंगे। ये मेरे का कहने का मतलब है। दूसरा जो मेरा सजेशन है, इट इज माई सजेशन कि आप इंडिपेंडेंट ऑडिट की बॉडी को करें। अगर आप इंडिपेंडेंट ऑडिट की बॉडी उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रही है, तो ऑडिट की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं, ऑडिट की रिपोर्ट की भी ऑडिट होनी चाहिए उसको, जैसे आपको टेस्ट ऑडिट टाइप का, उस टाइप का ऑडिट होना चाहिए, ताकि उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक और ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया। और एक बात आपको मैं दोस्तों और बता दूं, क्योंकि मोटिवेशनल भी मेरा उद्देश्य है, अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ बखूबी कर रहे हैं तो आज हो सकता है, और आपकी नीयत अगर साफ है तो आज हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ बुरा लगे और वो आपको क्रिटिसाइज भी करें। लेकिन जब आपकी नीयत साफ है, आप अपना सही तरीके से काम कर रहे हैं और वो आपको जब दिखने लगेगा ना आपका काम, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब उन्हीं लोगों के मन से ये निकलेगा, मुंह से निकलेगा, मन से निकलेगा, वचन से निकलेगा कि नहीं, बंदा सही था और सही बोल रहा था। यही मेरा उद्देश्य है जुगानी टॉक्स का। जो भी मैं बोलूँगा सही और सटीक बोलूँगा, लोगों के जनहित में बोलूँगा। जिस दिन अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, यही मेरा और मेरे जुगानी टॉक्स का मोटिव है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।